अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था भाई? कुछ तुम लोग लेक्चर देख कर आए हो, वीडियो देखिए उसकी। देखो मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। हमने बिजनेस लॉ में जो टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, उसको स्टार्ट किया था और हमने एक एग्जांपल ली थी कि दो पार्टीज आपस में जब भी एक ऑफर एक्सेप्टेंस के मैकेनिज्म में जाती हैं, क्या मतलब हुआ? मैं कोई रिकैप करा दूं जो लोग नए आए हैं। एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी। ए ने बी को ऑफर दी, क्या दी भाई? ऑफर दी कि भाई मैं आपको अपनी गाड़ी 10 लाख रुपए में बेच दूंगा। तो ए बी को क्या दे रहा है? ऑफर दे रहा है, ठीक है ना। बी इसको एक्सेप्ट कर रहा है। बी क्या कर रहा है? इसको। तो ए और बी के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो आपका ए और बी के दरमियान जो मैकेनिज्म चल रहा है, जिसके अंदर एक तरफ से ऑफर आ रही है और उसके अंदर एक तरफ से एक्सेप्टेंस आ रही है, इसके अंदर कंसिडरेशन भी है। ए कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं, ए बी को क्या कह रहे हैं? मैं आपको कार दूंगा, ठीक है ना। बी ए को क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? पैसे देगा। तो ये एक दूसरे के लिए क्या चीज है? इसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। ये हमने बात की थी लास्ट क्लास में। और ऐसी जो भी ट्रांजेक्शन होंगी या ऐसी जो भी अरेंजमेंट होंगी जिसके अंदर ऑफर एक्सेप्टेंस हो और कंसिडरेशन हो, इसको मैं क्या कहता हूं? एग्रीमेंट, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी। और फिर हमने ये बात की थी कि एग्रीमेंट के अंदर में क्या मिला दूं? इन्फोर्सेबिलिटी। इन्फोर्सेबिलिटी क्या चीज होती है? इन्फोर्सेबिलिटी ये होती है कि अगर कोई भी पार्टी वंस ऑफर एक्सेप्टेंस का हो जाए मैकेनिज्म, वो बैकआउट कर जाए। बैकआउट कर जाए क्या मतलब हुआ? एक पार्टी आई सी, उसने ए को कहा कि भाई मैं आपकी गाड़ी 12 लाख रुपए में लेने को तैयार हूं। अब बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब अगर ये पार्टी कौन? ए बैकआउट कर जाए तो क्या बी कोर्ट जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कोर्ट जा सकता है। तो हर वो कॉन्ट्रैक्ट, हर वो एग्रीमेंट जिसमें पार्टी कोर्ट जा सकती है, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है। क्या है भाई? वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो उसको मैं कहूंगा कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई जरा एक एग्जांपल ले लें कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होंगे जिसमें इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। आपका नाम क्या है? तलहा। अगर फर्ज कर लो तलहा, मैंने तुम्हें एक ऑफर दी कि भाई आज रात को मैं तुम्हें खाने पे इनवाइट कर रहा हूं। मैंने तुम्हें ऑफर दी, तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैंने तुम्हें बुलाया, तुम वहां पहुंचे रेस्टोरेंट में, लेकिन मैं नहीं पहुंच सका। क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इस एग्रीमेंट के लिए, ऑफर एक्सेप्टेंस है, क्या तुम कोर्ट जा सकते हो? नहीं जा सकते। बात समझ रही है? तो हम हर एग्रीमेंट के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है भाई। तो आप सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए कोर्ट जा सकते हैं? वो कुछ स्पेसिफिक एग्रीमेंट है जिसकी हमने अगले टॉपिक में बात की थी, जहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होगी। और वो कौन से एग्रीमेंट होंगे? कमर्शियल एग्रीमेंट होंगे, ठीक है भाई। ये आप पिछली वीडियो देख लेना, आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा। मैंने देख कोई रिकैप कराया इस चीज का, ठीक है। अब आप यहाँ से आगे चलते हैं। इसको बता दो, लिखना तो नहीं है किसी ने? अच्छा भाई, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। पेज नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, लॉफुल कंसिडरेशन। ये पढ़ लिया तुमने? अच्छा, लॉफुल कंसिडरेशन पढ़ लिया था, कैपेसिटी पढ़ ली थी। पॉइंट नंबर 4। अच्छा, हमने बात ये की थी कि भाई आपके तमाम एग्रीमेंट जो होंगे उसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरे होंगे तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो उसमें 8 एलिमेंट्स की बात की थी। ऑफर एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कैपेसिटी, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, फ्री कॉन्सेंट, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी। ये तमाम चीजें हमने बात की थी। तो कैपेसिटी को अब हम देख रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का क्या मतलब है।
Every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject. क्या मतलब हुआ? आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी. बी कौन है? माइनर. ठीक है भाई. ए बी कौन है? माइनर. ए ने बी को ऑफर दी कि भाई आप मुझे अपने टॉयज जो हैं वो सेल आउट कर दो 100,000 रुपीज के. आप इसके बाद बहुत सारे अपने बैकलॉग में पड़े हुए थे. बी कौन है भाई? बी कौन है? बी माइनर है. ठीक है. अब बी को आपने ऑफर की, बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया. ए ने बी को ऑफर दी. ए कौन है? मेजर है. ये कौन है? माइनर है. ठीक है. अब बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए भाई. ऑफर भी हो गई और एक्सेप्टेंस भी हो गई और कंसिडरेशन भी शामिल है. लेकिन यहां पे एक फर्क है. वो फर्क क्या है? बी माइनर है. बी की कैपेसिटी नहीं है टू कॉन्ट्रैक्ट. एक बात बताओ, आप आईके को एग्जाम दे सकते हो? क्यों? तैयारी तो की है, मैंने सारी तैयारी कर ली है. ठीक है. बट मैं आईके में रजिस्टर नहीं हूं. एग्जाम दे सकता हूं? क्यों? क्यों नहीं दे सकता? आप एलिजिबल नहीं है. तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी का इशू है. ठीक है ना? ठीक है ना? आईकेप में आप पेपर क्यों दे सकते हैं? जब तक आप आईकेप में रजिस्टर्ड ना हो एज ए स्टूडेंट यू कैन नॉट गिव पेपर. चाहे आपको पूरा कोर्स आता हो, चाहे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आते हो, 100 नंबर की तैयारी आप करके चले आओ, लेकिन क्या आप पेपर दे सकते हो? तब तक क्या आप रजिस्टर्ड ना हो. आप बहुत वेल्दी हो लेकिन आप इंस्टीट्यूट में बगैर फीस दिए बैठ सकते हो? जब तक रजिस्टर ना हो नहीं बैठ सकते. क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि एक प्री रेक्विजिट्स है. इसी तरह यहां भी एक प्री रेक्विजिट है कि अगर आप एक माइनर हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. अच्छा, ये जनरल टर्म है. ठीक है. अभी हम जनरल बात कर रहे हैं. जब हम इसका चैप्टर पढ़ेंगे तो कब माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ये देखेंगे. क्योंकि माइनर क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता? करता है भाई. चाइल्ड स्टार माइनर नहीं होते? ऐड के अंदर बच्चे आ रहे होते हैं, यूट्यूब चैनल बहुत सारे बच्चे रन कर रहे होते हैं. तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करके ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इस डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे. हम कब जाएंगे इस डिटेल के अंदर? जब इसका पूरा चैप्टर पढ़ रहे होंगे. ठीक है. बट अभी तुमसे एक जनरल एग्जांपल याद रखो, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. ये एग्रीमेंट होगा, लेकिन इस एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे? एक नाम देते हैं, लिख लो, आगे आगे पढ़ोगे भी. वॉइड एग्रीमेंट. क्या कहते हैं? लिखना चाहो लिख लो. इसको, इसके साथ जो एग्रीमेंट होगा इसको क्या कहेंगे? वॉइड एग्रीमेंट. एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ साउंड माइंड. अगर ये बंदा अनसाउंड माइंड है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. अनसाउंड माइंड का क्या मतलब है? ये चीज उसकी नहीं चलती, उसका दिमाग नहीं चलता. एक वो पागल आदमी है या वो नशे की हालत में है, तो क्या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? जी नहीं, वो भी नहीं हो सकता. तो अनसाउंड माइंड के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. ठीक है. अनसाउंड माइंड में क्या आता है क्या नहीं आता ये हम उसके चैप्टर में पढ़ेंगे. क्लियर है बात? ठीक है. तीसरी चीज, and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. ठीक है भाई. और उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन किसी भी लॉ में ना लगाई हो. फॉर एग्जाम्पल, इसको मिटा दूं, इसको लिख लो यार. वैसे चीजें लिख लिया करो, ज्यादा बेहतर है. कम से कम जब कोई लेक्चर तुम पढ़ोगे तो कनेक्ट करना आसान होगी. लिख लिया? देखो मैं सिनेरियो चेंज कर रहा हूं. क्या लकड़ियों का कारोबार करना लीगल है? हाँ या ना? ठीक है. ए ने
बी को ऑफर की कि भाई मुझे आप 100 किलो लकड़ी शीशम की 2 लाख रुपए में मैं आपसे खरीदने को तैयार हूं। ठीक है, बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल है। बी उसको एक्सेप्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कोई इसमें इशू ही नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर बी एक फॉरेस्ट ऑफिसर हो, कौन हो भाई? फॉरेस्ट ऑफिसर हो, जिसका काम क्या है? उसको सेफगार्ड करना, जंगलों को सेफगार्ड करना, और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बाय लॉ रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हो, किस चीज की? कि आप टिम्बर के कारोबार में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते भाई? इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो क्या इस बंदे के साथ कांटेक्ट करना सही है? इज ही द कॉम्पिटेंट पार्टी? नहीं। ठीक है, ये कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं है, ये ध्यान में रखना। तो ये तीसरे एग्जाम्पल है, उस पर ये एग्जाम्पल लिख लो कि इस पार्टी के साथ इसकी कैपेसिटी नहीं है टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर टिम्बर। ठीक है, ये ध्यान में रख लो। तीनों पॉइंट समझ आ रहे हैं? तो एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर बी अनसाउंड माइंड है, बी माइनर है, या बी रिस्ट्रिक्टेड है अंडर एनी लॉ, तो वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये याद रहेगी बात भाइयों? यस सर। क्लियर है? अच्छा भाई, पॉइंट नंबर 5, consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और मिस्टेक। ठीक है ना भाई? इस पॉइंट को आप ऑन होल्ड कर दो, ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट को जरा समझ लेते हैं। इसको मिटा दूं? यस सर। इसको मिटा दूं? अच्छा जी, ऑब्जेक्ट शैल नॉट बी, ऑब्जेक्ट कब आपका लॉफुल होता है? ठीक है ना? व्हेन इट शैल नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ। क्या मतलब हुआ फॉरबिडन बाय लॉ का भाई? फॉरबिडन बाय लॉ का क्या मतलब हुआ? लॉफुल ऑब्जेक्ट में पहली चीज आती है फॉरबिडन बाय लॉ। हाँ जी, फॉरबिडन क्या किया भाई? चला, अगर मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दूं किसी को कत्ल करने का, इज इट फॉरबिडन बाय लॉ? यस सर। ना कह रहे थे, मैं तो डर गया था। ठीक है, फॉरबिडन बाय लॉ है। तो अगर मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दूं टू मर्डर एनीवन, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? नहीं जी, ये फॉरबिडन बाय लॉ है, ये कैसे वैलिड होगा? मैं तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दूं कि तुमने कॉलेज में जाके ड्रग दवाइयां, ड्रग नहीं, ठीक है, कोई और वाली ड्रग, हाँ, ये जाके सेल आउट करनी है। तुमने सेल आउट की, पैसे मिले, तुमने मेरे पैसे नहीं अदा किए और भाग गए, क्या मैं कोर्ट जा सकता हूँ? बोलो, नहीं जा सकता, क्योंकि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है भाई, एंड सो ऑन। यहाँ पे एक बहुत लंबी लिस्ट क्राइम्स की भी है और फॉरबिडन बाय लॉ की है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। आपको इसराइल के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, फॉर द टाइम बीइंग भी हो सकता है। आप जैसे अब रशिया के ऊपर पाबंदी लगाई है ना अमेरिका ने, रशिया के साथ ट्रेड करना नॉर्मली कोई मसला नहीं है, लेकिन अब अमेरिका ने कहा कि रशिया के साथ ट्रेड करना फॉरबिडन बाय लॉ है। तो
आपका फॉर द टाइम बीइंग भी फॉरबिडन बाय लॉ हो सकता है। क्लियर है बात? Yes, sir. implies injury to person और प्रॉपर्टी। क्या मतलब हुआ भाई? किसी की प्रॉपर्टी को या उसको नुकसान पहुंचाना। आपको मैंने एक ठेका दिया कि भाई एक काम करना, इस बंदे को ये इस गली से निकलता है, आपने इसको जरा सही से धुनाई करके आनी है। तो भाई ये आप धुनाई करके आओगे, इसके लिए मैंने आपसे 50,000 रुपए कमिट किए थे। आपने तो काम कर दिया अपना, मैं अब 50,000 नहीं दे रहा, क्या आप मुझसे पैसे ले सकते हो? कोर्ट जाके ले सकते हो? ले तो ये तो मुझे ही मार सकते हैं ना भाई। जब उनके करके आ गए 4 लोगों की, तो ये तो मेरे ऊपर भी आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं पैसे ना दूं या मैं टिकट कटा के दुबई चले जाऊं, तो क्या भाई ये साहब जो हैं ये मुझे कोर्ट में घसीट सकते हैं इस चीज के लिए? No, sir. ये मुझसे कोर्ट में जाके पैसे रिकवर कर सकते हैं? द आंसर इज नो। ठीक है भाई, आंसर नो है। क्यों नो है? लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? इसी तरह आप किसी की प्रॉपर्टी पे भी तोड़फोड़ नहीं कर सकते। गुल्लू भट्ट याद है भाई? Yes. क्या किया था उसने? शीशे पे होता है। भाई उसने पूरी गाड़ियों वाड़ियों का फर्स्ट कर लो, उसको ठेका दिया गया हो कि भाई ये काम करके आ जाओ और तुम्हें हम पैसे देंगे। अगर वो काम करके आ गया और बाद में उसे पैसे नहीं मिले, क्या वो इन्फोर्सेबल कर सकता है अपने कॉन्ट्रैक्ट को? नहीं कर सकता। ठीक है भाई? इमोरल और अपोज टू ठीक है भाई? अब इमोरल क्या होता है ये तो तुम लोगों को सब पता होगा। ठीक है ना? ऐसी कोई हरकत जो आपकी सोसाइटी में सही समझी ना जाती हो। ठीक है? आप कोई उल्टी सीधी हरकत के लिए आपने कोई यहाँ पे बार खोल दिया उल्टा सीधा, ठीक है ना, तो वो इमोरल में आता है। ठीक है? तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। याद रहेगा ये बात? सर बात तो फॉरवर्डेड बाय लॉ भी आ सकते हैं ना। इमोरल का मतलब होता है कि देखो भाई कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो फॉरबिडन बाय लॉ बेशक ना हो, और सोसाइटी में कहते हैं कि भाई ठीक है ये मतलब इमोरलिटी, उल्टी सीधी बातें फैलाना, तफरकेबाजी के लिए आपको ठेका दे दिया करने के लिए। बेशक वो फॉरबिडन बाय लॉ में नहीं है, आप जो मैंने बातें कर रहे हैं, बट यहाँ पे कवर हो जाएगा वो। ठीक है? वो फॉरबिडन बाय लॉ तो कहीं ना कहीं वो लिखा हुआ भी होगा, बट ये चीज हो सकता है लिखी हो सकता है ना हो, बट इन तीनों का कॉन्सिक्वेंस सेम है। ये तीनों जब होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं होगा। ठीक है? तो अगर मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, तो लॉफुल का क्या मतलब है? इट शुड नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ, इट शुड नॉट इम्प्लाइज इंजरी टू एनी पर्सन, इट शुड नॉट इमोरल। ठीक है? अगर आप मुझसे शुगर परचेज करते हैं, इज इट फॉरबिडन बाय लॉ? इज इट इम्प्लाइज इंजरी टू एनी पर्सन? इट इज इमोरल? नो। बात क्लियर हो रही है? बात समझ रही है? ठीक है? A promised to obtain for B an employment in the public service and B promised to pay 1 million to A. The agreement is void as the consideration for it is unlawful. ठीक है भाई? ठीक है भाई? तो एलिमेंट्स में हमने क्या पढ़ लिया? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल ऑब्जेक्ट्स, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी। ठीक है? और फ्री कॉन्सेंट हमने कहा है होल्ड करेंगे। इसी तरह एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर वॉइड को भी होल्ड करना है टू बी कवर्ड एज सेपरेट चैप्टर। ठीक है ना? इसको हाईलाइट कर लो, ये हमने सेपरेट चैप्टर में देखना है, इस पर हम बहुत सारा टाइम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अच्छा भाई, पॉइंट नंबर 8 पे आ जाओ, आखिरी एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। क्या मतलब हुआ? एग्रीमेंट अगर आपका वेग होगा तो इन्फोर्सिबिलिटी के लिए कोर्ट जो बेंचमार्क रखती है वो किस चीज से देखेगी? चलो पहले एग्जांपल ले लो, बेहतर आओ पहले देखो। आप फर्ज कर लो एक कॉन्ट्रैक्टर हो, सिविल कॉन्ट्रैक्टर हो, मैं आपको एक एग्रीमेंट देता हूं और उनसे कहता हूं कि यार मुझे एक अच्छा सा घर बना के दे दो। ठीक है? तुम वो कंस्ट्रक्ट कर देते हो घर। अच्छे से घर की डेफिनेशन है कोई? तुमने घर बना लिया, मैंने कहा यार ये अच्छा सा घर, बोलो भाई नहीं है। अगर मैं ये बोल दूं कि अच्छा सा घर नहीं है और ये जज हैं, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि अच्छे की डेफिनेशन क्या है? तुम कर सकते हो?
आप कर सकते हो बीइंग जज, क्यों? कोई पैरामीटर नहीं है, कोई बेंचमार्क नहीं है। आप कहते हो यार मॉडर्नाइज घर बना दे, मॉडर्न घर बना दे, आप कैसे बनाओगे? मैं क्या सोच रहा हूं, आप बीइंग द जज इस चीज को जज नहीं कर सकते, आप फैसला नहीं दे सकते। ऐसे ही है ना भाई, यार आप ये मेरा काम कर दो, मैं आपको एक अच्छी सी प्राइस पे कर दूंगा, अच्छी सी प्राइस। मैंने आपको, जब आपने काम कर दिया, मैंने आपको 50,000 रुपए दिए, आपने कहा यार 2 लाख से कम का तो काम ही नहीं था। बीइंग द जज क्या आप मेरे दरमियान फैसला कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्राइस की टर्म डेफिनेट नहीं है, वेग है। तो ऐसी कोई भी चीज जो सर्टेन ना हो, वेग हो, उसके ऊपर आपका एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता। ठीक है ना? तो इस पर्सपेक्टिव में हम जरा ये एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, और ये सारी एग्जांपल्स को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी कभी इसका क्वेश्चन बनता है तो वो आपको इन एग्जांपल्स को टच करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है। A agreed to sell to B 100 ton of oil. There is nothing whatever to show what kind of oil was intended. The agreement is void for uncertainty. क्या मतलब हुआ भाई? अब मेरी दुकान पे, मेरी शॉप पे 100 किस्म के ऑयल रखे हैं, ठीक है, एलोवेरा भी है और उसके अलावा ऑलिव भी है, तो और कुकिंग ऑयल भी है, फलाना भी है, ढिमकाना भी है। मैं आपको किस सप्लाई की बात कर रहा हूँ? ठीक है, आपसे मैंने कहा, आपने मुझे को बताया नहीं, मैंने आपको ऑलिव ऑयल डिलीवर कर दिया, आपने कहा ऑलिव ऑयल नहीं है मुझे तो सोया ऑयल चाहिए था, ठीक है ना, या एक्स पामोलिन ऑयल चाहिए था। क्या आप मुझ पे केस फाइल कर सकते हैं? क्योंकि आपने डिफाइन ही नहीं किया कि भाई आपको किस तरह का ऑयल चाहिए था। ठीक है ना? A who is a dealer in coconut oil agreed to sell to B 100 ton of oil. इसको जरा इंपॉर्टेंट मार्क करो, उसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें आप स्पेसिफिकली अगर नेचर, अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक एप्पल फोन का डीलर है, ठीक है, ठीक है, अब एप्पल फोन का जो डीलर है, आप उससे किस फोन की बात करोगे? ठीक है, एप्पल के अंदर वेरिएशन हो सकती है, आईफोन, मैकबुक, कोई एसेसरीज हैं, लेकिन क्या आप इससे कभी सैमसंग की बात करोगे? ठीक है, तो एक जो डीलर होता है, अगर कोई बिल्कुल ही कोई यूनिक डीलर है तो उससे यूनिक बात होगी। ठीक है, तो जो डीलर होगा उसको आपको पता है, आप एक कोकोनट ऑयल का डीलर है तो आप उससे टर्म रखते हो कि भाई इसने 100 टन ऑफ ऑयल सप्लाई करना है, तो क्या आपको पता है वो किस ऑयल की बात हो रही है? जब आप एप्पल के डीलर से कहोगे आप हमें 100 सेट दोगे, तो पता है आपको कि किन सेट्स की बात हो रही है। वेग हो सकता है क्या कि आईफोन प्रो मैक्स था, नॉर्मल वाला आईफोन था, कौन सा था कौन सा नहीं था, लेकिन डीलरशिप ओके है। अगर आप एप्पल के डीलर से बात करोगे तो आप किस आईफोन की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो एप्पल की बात कर रहे हैं, तो उस पे जो भी फोन लोगे वो आईफोन ही होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो A who is a dealer in coconut oil agreed to sell to B 100 ton of oil. The nature of A's trade afford an indication of the meaning of the word and has entered into a contract for the sale of 100 ton of coconut oil. तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट क्या है? वैलिड है, इनवैलिड है? ये वैलिड है। ठीक है ना? A agreed to sell to B all the grain in my granary at Peshawar. ठीक है, there is no uncertainty here to make the agreement void. भाई आपने कभी सुना है कि जो ये पूरा बिजनेस करते हैं लॉट का, ये कैसे करते हैं? स्क्रैप डीलर जो होते हैं, अब आप गए स्क्रैप का कारोबार करने, आप कैसे जाओगे? आप स्क्रैप का काम करने गए, एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे स्क्रैप का माल रखा हुआ है, ठीक है ना, क्या आप एक एक आइटम को चेक करते हैं? वो क्या होता है भाई, ये पूरी लॉट रखी हुई है, उसे उठा लो, ऐसे ही होता है। तो ये जो स्क्रैप का माल होता है, ये कभी भी इस तरह नहीं बिकता कि आप पहले चेक करोगे, सब कुछ करोगे, उसके बाद फिर बोलोगे हाँ भाई इसके इतने पैसे, इसके इतने, वो कहते हैं भाई पूरी लॉट के पैसे। तो इसी तरह इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि आपको बोला ये गया कि भाई इस पूरे कमरे में जितनी गंदम रखी हुई है, ये सारी की सारी इतने पैसों में बिक रही है। तो यहाँ पे क्या सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी है? सर्टेन है। क्या सर्टेन है?
कि रूम के अंदर जो रखा हुआ है इसकी बात हो रही है, रूम के अंदर जो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रखी है उसकी बात हो रही है। तो ये आपका सर्टेन है, या अनसर्टेन नहीं है। आपने भी तोला नहीं है, कुछ नहीं किया है, आपने कहा कि भाई ये है। क्लियर बात समझ रही है? आप गए किसी गांव देहात में गए, आपने एक वो देखा, क्या कहते हैं, पूरा एक गाय भैंसों का एक वो देखा, पूरा एक रेवड़ देखा, बाड़ा देखा। आपने कहा भाई ये बाड़ा है, आपने एक नजर लगाई, आपने कहा भाई ये बाड़ा हम पूरा देंगे, ये जिस तरह का है आपको हम 10 लाख रुपए में या 25 लाख रुपए में दे देंगे। अब 25 लाख रुपए में आपने इसका सौदा कर लिया। अब आपने उसके ना नपाएगी कितने हैं कितने नहीं है, आपने पूरी लॉट उठा ली। ठीक है भाई, तो क्या ये सर्टेन है या इनवैलिड है? वैलिड है या इनवैलिड है? ये वैलिड रहेगा, ये ध्यान में रखना है। देखो क्योंकि एग्जाम में इसी तरह की चीजें आ रही होंगी कि भाई ये सर्टेन है या इनवैलिड है, तो ये आपका अनसर्टेन नहीं है, वैलिड है। ठीक है। A agree to sell 1000 pound of rice at a price to be fixed by C. ये क्या होना चाहिए भाई बताओ? हाँ, थर्ड पार्टी अगर कोई प्राइस फिक्स करेगी तो उससे आपकी सर्टेनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? सॉरी, आपका नाम क्या है? आपकी अब्दुल्ला एक कंपनी है, ठीक है, समझ लो आप एक अमीर आदमी हो, आपकी एक कंपनी है, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली आपके आप पैसे शॉर्ट पड़ रहे हैं, तो आप ये कंपनी किसको बेचना चाह रहे हो? शहरयार साहब को ये बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो भाई? यहां तक साथ हो? अब ये आप मुझे कंपनी बेचना चाह रहे हैं, आपकी एक कंपनी है, किस अमाउंट पे बेचेंगे? 1 करोड़। आप एक्सपर्ट नहीं हो, फाइनेंस के बंदे नहीं हो, आपको पता है किस अमाउंट पे बेचनी है? मुझे पता है, हो सकता है मुझे भी ना पता हो, बेशक फाइनेंस के हर बंदे को शेयर वैल्यूएशन तो नहीं आती। आपका नाम क्या है? तलहा। हमने तलहा भाई को, ये है CFA पास, CA पास, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी के चैंपियन, इनको हमने बुलाया। हमने कहा देखो भाई, ना हम ना तुम, जो भाई साहब ये प्राइस कहेंगे हम उस पे अपनी डील ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई ये कंपनी जो है 15 रुपए पर शेयर के ऊपर बिकेगी। 15 रुपए पर शेयर, हो सकता है भाई शेयर मिलियंस में हो, 15 रुपए पर शेयर पे बिकेगी। तो ये जो प्राइस फिक्स कर रहे हैं, तो मैं और आप एग्रीमेंट कर रहे हैं कि जो भी प्राइस फिक्स करेंगे उस पे मैं और ये ट्रांजेक्शन कर लेंगे। क्या ये वैलिड एग्रीमेंट है? यस सर। बिल्कुल ये वैलिड एग्रीमेंट है। ये लिख लो अपने पास एग्जाम्पल। ठीक है, सही है भाई, आगे चले। A agree to sell to B my white horse for ₹500 और ₹1000। हाँ जी, अब क्या होगा इसमें? इसमें क्या हो रहा है? A agree to sell his horse at ₹500 और 1000। तो भाई इसमें से किस प्राइस पे बेचने को तैयार है वो? बताओ। प्राइस अनसर्टेन है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो मैं इससे 500 रिकवर करूंगा या 1000 रिकवर करूंगा। क्या ये वैलिड है? वैलिड नहीं है। There is nothing to show which of the two price are to begin. The agreement is void। अच्छा, एग्जाम में देख लो, एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लो यहाँ पे, आपसे इसका कॉन्सिक्वेंस पूछा जाता है। आपको एग्जाम्पल दी और आपसे पूछा गया भाई एग्रीमेंट का क्या होगा, तो या तो वैलिड बताओगे या वॉइड एग्रीमेंट बताओगे। ठीक है ना, क्लियर है? A agree with B to discover treasure by magic। ये भाई हमारी कौम का एक अलमिया है, ठीक है ना। हमारे दीवारों पे इश्तिहारात लिखे होते हैं ना, महबूब आपके कदमों में। एक साहब थे, उन्होंने क्या किया कि भाई ये लिखा कि भाई आप हमसे काम करवाएं, महबूब आपके कदमों में होगा। एक भाई साहब पहुंच गए,
उन्होंने पैसे वैसे दिए, 4 दिन बाद उनका तो काम हुआ नहीं। वो आए, उन्होंने कहा भाई मैंने तुम्हें पैसे भी दे दिए, सब कुछ दे दिया, महबूब तो आया नहीं कदमों में। तो बराबर में उनका एक चेला बैठा था, वो कदमों में गिर गया। तो उसका नाम जो था ना वो महबूब था। ठीक है, तो ये अगर आपने ऐसा कोई काम किया और आपका काम नहीं हुआ तो भाई आप कोर्ट में जाके जज को बोलेंगे कि भाई देखो इसने तो मुझे कहा था महबूब कदमों में आएगा, वो कदमों में तो कहता है वो तो कहीं भी नहीं आया मेरे पास। ठीक है ना, तो ये काम आपका इनवैलिड है, इस पे कोर्ट आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगी। द एग्रीमेंट इज वॉइड, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। क्लियर, बात समझ आ रही है? लीगल फॉर्मेलिटीज, द एग्रीमेंट मस्ट कंप्लाई विद द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज इन ऑर्डर टू मेक इट इनफोर्सेबल। देखो हर कॉन्ट्रैक्ट, अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ लो, इसको मिटा दूं। Yes, sir. देखो आपके क्या सारे एग्रीमेंट्स के अंदर या सारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करना जरूरी होती है? एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे बताओ अब्दुल्ला, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किया आपने, पिज्जा ऑर्डर किया, आप एक रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, आप बताइए आपने कितने स्टैम्प पेपर पे साइन किए हैं? किया है? क्यों? जरूरत नहीं है, तो नो नीड फॉर लीगल फॉर्मेलिटीज, नो नीड फॉर, बस जेब में पैसे होने चाहिए, बाकी को मसला नहीं है। ठीक है, वरना वो सारी फॉर्मेलिटीज वो पूरी कर देंगे। तो आपको यहाँ पे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। भैया आप गए ग्रोसरी स्टोर, वहां पे जाके आपने क्या करना होता है, उसको बोला आपने ये भाई ये चीजें दे दो, वो आपको बताएगा कि भाई ये इसके पैसे बनते हैं, और आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी का आप कोई डीलिंग कर रहे हैं, फिर क्या होगा? जरूरत होगी। ठीक है, तो जब प्रॉपर्टी का काम करेंगे तो वहां पे जरूरत लीगल फॉर्मेलिटी करने की होगी, नंबर 1। नंबर 2, जब आप बिजनेस में जाते हैं तो बिजनेस के अंदर एक रिक्वायरमेंट ये है कि जब जैसे फर्ज कर लो मैंने आपके साथ कोई एग्रीमेंट किया, तो उस एग्रीमेंट को स्टैम्प पेपर पे होना जरूरी है। स्टैम्प पेपर क्या है? स्टैम्प पेपर एक गवर्नमेंट का इशू करदा डॉक्यूमेंट होता है कि जिसके ऊपर आप एग्रीमेंट अपना पूरा ड्राफ्ट करते हैं। अगर वो स्टैम्प पेपर पे नहीं होता तो आप कोर्ट में उसको एग्रीमेंट को लेके नहीं जा सकते। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अगर कोई एग्रीमेंट इस तरह का है, इस नेचर का है, तो जब तक लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होंगी वो वैलिड एग्रीमेंट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ये लिख लो अपने पास। ऑनलाइन वाले हजरात भाई क्लियर हो रही है बात आपको? हेलो, अच्छा भाई ये बात समझ आ गई। An oral agreement for arbitration about present dispute is unenforceable because the law required that such arbitration agreement must be in writing। ठीक है, हर एग्रीमेंट राइटिंग में होना जरूरी नहीं है। पिज्जे वाले का एग्रीमेंट तुम क्या पहले उसको एग्रीमेंट करते हो, लिखते हो भाई? पहले लिखते तो नहीं है ना? ठीक है ना, आप जाओगे बस में बैठोगे, एक एग्रीमेंट ही हो रहा है ना आपका, वो आपको सर्विस दे रहा है, ट्रांसपोर्ट सर्विस, आप उसको पैसे दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ या ना? है ना? क्या ये एग्रीमेंट आप लिख के करते हो पब्लिक बस में? ग्रोसरी स्टोर जाते हैं क्या लिख के करते हैं? नहीं करते। हर एग्रीमेंट लिख के नहीं होगा, बट कुछ एग्रीमेंट लिखने जरूरी भी है। ठीक है, अच्छा आ जाए, बड़ा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे आज ये मिस करेंगे, भाई मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के वास्ते अगली क्लास में आने से पहले क्लासिफिकेशन को जरूर समझ लें, क्योंकि क्लासिफिकेशन के जो आगे लिंक हैं वो बहुत ज्यादा है, खासकर जो बेस्ड ऑन वैलिडिटी क्लासिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। इधर आ जाओ भाई। अभी हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन इन टर्म ऑफ वैलिडिटी। किस पेज पे? वैलिडिटी। वैलिड का मतलब क्या है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होगा, कब वैलिड नहीं होगा, और जब वैलिड नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा। बात क्लियर है? तो पहले तो बेस्ड ऑन वैलिडिटी हम एक बात करते हैं कि पहला कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड की बेस पे होता है वो कौन सा होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे ज्यादा पुरसुकून चीज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शामिल होते हैं। क्या होते हैं भाई? एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबके सब शामिल होते हैं। ये क्लियर है? एलिमेंट्स कौन कौन से? ऑफर एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, बोलो बोलो बोलो, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, लीगल फॉर्मेलिटीज, तमाम की तमाम चीजें पूरी हैं तो आपकी बिरयानी आराम से बन जाएगी। और इस बिरयानी का नाम क्या होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये याद रहेगा भाई, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बहुत बेसिक चीज है। आपको हर 80% 90% कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है? आप इंस्टीट्यूट में आए, फीस पे की, क्लास में बैठना है, आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। आप ग्रोसरी की पैसे दिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। खाने के गए, आपने रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया, खाना खाया, आपने उनको पैसे दिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? ठीक है? तो आपके 80-90% कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो आप चलते फिरते कर रहे होंगे और ये सारे के सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। इसमें किसी को कोई शक? ठीक है? तो ये बात समझ आनी चाहिए। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम कहते हैं वॉइडेबल। लिख लो भाई, ये लिखना बहुत जरूरी है, चार्ट बहुत जरूरी है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इस चार्ट को ऐसे ही बनाओ जैसे मैं बना रहा हूं। थोड़ा गैप दे के बनाना, ठीक है ना? हाँ भाई, दूसरा कौन सा होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एग्जाम्पल लेते हैं। आपका नाम क्या था? तलहा। तलहा भाई, आपका एक घर है, ठीक है ना? अब मैं उस घर को खरीदना चाह रहा हूं बट आप उसको बेचना नहीं चाह रहे। तो तलहा भाई का जो घर है उसकी कीमत जो है वो 30 मिलियन यानी 3 करोड़ रुपए। अब ये 3 करोड़ का घर ये बेचना चाह रहे हैं, नहीं बेचना चाह रहे हैं, ये मैं खरीदना चाह रहा हूं। तो मैंने तलहा साहब को एक ऑफर नहीं दी, इनको एक धमकी लगाई और मैंने कहा भाई घर भेज दो ये, वरना तुम्हारा काम हो जाएगा, वरना जन्नत में घर मिलेगा, तुम्हें फिक्र ना करो। ठीक है? तो ये घर मैंने उनको एक बाय कॉर्शन अप्लाई करके उनसे ये घर 1.5 करोड़ में ले लिया। ठीक है भाई? और ये बेचारे इतने मासूम आदमी थे, इन्होंने ये घर मुझे 1.5 करोड़ में देना भी था, दे नहीं दिया, देना ही था। क्या था भाई? देना ही था। हाँ यार, वो दिखाना था ना पैसे में लेन देन हुआ है। ठीक है? 1.5 करोड़ में दे दिया। अब रिजीम चेंज हो गई, तब्दीली आ गई पाकिस्तान में। तलहा भाई साहब कोर्ट गए, कोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई ये मैंने, सुन लो यार, एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने घर नहीं बेचना था, इन्होंने मुझसे कॉर्शन अप्लाई करके ये घर ले लिया, वरना इस घर को मुझे बेचने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है भाई? कोर्ट इनसे प्रूफ मांगेगी। ठीक है? कोर्ट में इन्होंने प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई मुझ पर कॉर्शन अप्लाई हुआ था, और कोर्ट ने इनको अवार्ड कर दिया, हाँ ठीक है भाई आप पे कॉर्शन अप्लाई हुआ था, हम मान गए। अब क्या होगा?
अब क्या होगा, चला के पास ऑप्शन होगा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, वॉइडेबल हो जाएगा। अब इस वॉइडेबल को मैं डिफाइन कैसे करूं, वॉइडेबल तो बोल दिया मैंने। तलहा को कोर्ट ऑप्शन देगी आइदर टू अफर्म और रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब, वो बोलेगी कि भाई अगर ये 3 करोड़ में आपको दे दें तो क्या आप ये कॉन्ट्रैक्ट चला देंगे। आप कहोगे हाँ ठीक है भाई, मैं पंगे में नहीं पड़ूंगा, मैं इसको बेचना ही चाहता हूँ। वो अगर मुझे 1.5 करोड़ फर्द दे दें तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए ये सारा काम कर दूंगा। नंबर 1 क्लियर है बात। दूसरा, नहीं भाई ये घर वापस करे, मैं 1.5 करोड़ वापस करूंगा, ये भी हो सकता है। बट ये ऑप्शन किसको दे रही है कोर्ट, ये ऑप्शन किसको दे रही है कोर्ट, अग्रीव पार्टी को। भाई ये समझने वाली बातें हैं सारी। उमर बगैर पैसों के ले लेते तो फिर जरा मुश्किल हो जाती, बगैर पैसों के लेते जब भी ये अवॉइडेबल होता, ठीक है ना। बट बगैर पैसों के आमतौर पे होता नहीं है, कुछ ना कुछ अमाउंट इसलिए दिखाते हैं ताकि थोड़ी सी रियल ट्रांजेक्शन लगे। यहां तक क्लियर हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एनी कॉन्ट्रैक्ट which is enforceable for one party but not enforceable to another party is called, बोलो भाई आवाज नहीं आ रही, voidable contract। एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी के लिए तो इन्फोर्सेबल हो, दूसरी पार्टी के लिए इन्फोर्सेबल ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, voidable contract। क्या बोलते हैं भाई, और ये कब होगा, जब फ्री कॉन्सेंट नहीं होगी, फ्री कॉन्सेंट मिसिंग होगी। जब क्या नहीं होगी, फ्री कॉन्सेंट नहीं होगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। याद रहेगा ये वॉइडेबल, ठीक है ना। एग्जाम्पल एक और ले लो जल्दी से। चला तुम मेरे पास शॉप पे आए और आपने मुझे बोला कि भाई मुझे अच्छी सी इंपोर्टेड चॉकलेट्स आई हैं, ठीक है। तो मेरे पास लियारी की बनी हुई इंपोर्टेड चॉकलेट मौजूद थी, ठीक है। तो मैंने वो आपको 10 बैग्स चॉकलेट के 10,000 रुपए में बेच दिए, ठीक है। बनी हुई कहाँ की थी ये, यूनाइटेड स्टेट ऑफ लियारी, ठीक है। इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, अगर आपको पता होता है कि लियारी की बनी हुई है तो ये 1000 रुपए में 10 बैग आ जाते हैं, ठीक है। अब आप ये चॉकलेट लेके खुशी खुशी चले गए, उस पे बाद में जाके आपको पता चला कि भाई ये इंपोर्टेड नहीं बल्कि लोकल है, ये आपको पता चला। तो मैंने आपके साथ क्या किया, फ्रॉड किया। फ्रॉड किया तो इसका मतलब है कि आपकी फ्री कॉन्सेंट नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि आपकी इंटेंशन थी इंपोर्टेड खरीदने की, मैंने आपको क्या बेचा, लोकल बेचा, ठीक है। तो अब कोर्ट इस यहाँ पे फ्री कॉन्सेंट मिसिंग है, तो कोर्ट यहाँ पे क्या ऑप्शन देगी, बोलो पहले पहले बताओ, कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगी, बोलो यार बोलो, आवाज नहीं आ रही। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा तो कोर्ट ऑप्शन देगी, भैया या तो पैसे वापस, या तो आप इनको कंपेंसेट कर दो, ठीक है, या इनको देंगे भाई आप रिजेक्ट कर दो, इनको चॉकलेट वापस कर दो और पैसे ले लो अपने, या फिर ये कहेंगे भाई मैं ये आगे चला लूंगा, मुझे 9,000 रुपए वापस कर दो जो मेरे साथ ये है। पास में आ रही है, ठीक है। बट ये ऑप्शन इन्फोर्सिबिलिटी का किसके पास होगा, ओनली वन पार्टी विच इज एन अग्रीव पार्टी। बात क्लियर है, ठीक है। तो वॉइडेबिलिटी समझ आ रही है भाई। तीसरा एलिमेंट वॉइड, हाँ जी, तीसरा एलिमेंट क्या है, वॉइड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट विच इज नॉट, जो मैं वर्डिंग लिखवा रहा हूं इसको आपने ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही याद करना है।
कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो लॉ में आपने मिस नहीं करने होते। एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय, ठीक है, यहां पे क्या था हमारा, एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल, इन्फोर्सेबल एट ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, ठीक है, और वो कौन सी पार्टी है, वो पार्टी आपकी अग्री पार्टी है। वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है, विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, माइनर का भी हमने केस देखा, सर्टेनिटी पॉसिबिलिटी देखी, ठीक है, और एग्रीमेंट स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड वॉइड, ये अभी हम जब पढ़ेंगे तो ये आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एग्रीमेंट स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड वॉइड, ये सारे एग्रीमेंट कौन से होंगे, इसके अंदर आपके बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है जिसको हम डिटेल में देखेंगे, बट ये सारे एग्रीमेंट ऐसे होंगे जिसमें आप कोर्ट, ना आप कोर्ट जा सकते हैं ना दूसरी पार्टी कोर्ट जा सकती है। बात हमारी है, ठीक है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन आप कोर्ट नहीं जा सकते। मैंने आपको ऑफर की, ठीक है, कि मैं आपको मदद करूंगा आपकी 50,000 रुपए से, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है आप कर दो, अगले महीने में बैकआउट कर गया, क्या आप कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि कंसिडरेशन टू वे नहीं है। अब्बा ने बेटे से प्रॉमिस किया कि बेटा पास हो जा, मैं तुम्हें अच्छा सा एक गिफ्ट ला के दूंगा, ठीक है ना, आईफोन दूंगा। बेटा पास हो गया, अब्बा ने नहीं दिया, कोर्ट में जा सकते हो, इंटेंशन भी नहीं है और टू वे कंसिडरेशन भी नहीं है। तो जिसमें कंसिडरेशन नहीं होगी तो एग्रीमेंट हम क्या कहेंगे, माइनर के साथ एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट कौन सा है, विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या थी, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो इसका क्या मतलब है कि वॉइड एग्रीमेंट इज जस्ट एन अपोजिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या थी, बोलो भाई बोलो, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो वो चीज जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ी है उसका बिल्कुल अपोजिट क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है। क्लियर है बात, ये यहां तक क्लियर हो। अच्छा, इसी वॉइड एग्रीमेंट से मिलती जुलती एक चीज होती है इल्लीगल एग्रीमेंट्स। इल्लीगल एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो एक्सटेंशन है वॉइड एग्रीमेंट की। क्या है भाई, बोलो दोबारा से, एक्सटेंशन है। क्या मतलब है, इल्लीगल एग्रीमेंट्स का स्टेटस क्या होता है, ये भी आपके वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। क्या होते हैं भाई, ये भी आपके वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। आपने किसी को मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट दिया, एग्रीमेंट किया, वॉइड एग्रीमेंट है, इल्लीगल भी है, ठीक है ना। आपने किसी को मारने पीटने का एग्रीमेंट किया, आपने जुआ खेलने का एग्रीमेंट किया, सब क्या होंगे भाई, ये इल्लीगल भी और वॉइड भी। फर्क क्या है इल्लीगल में और वॉइड में, फर्क क्या है, फर्क बताओ भाई। दोनों जो है इल्लीगल और वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। फर्क क्या है सर, मरना से पनिशमेंट नहीं, किसका पनिशमेंट भी हो। वॉइड एग्रीमेंट आपके, इल्लीगल एग्रीमेंट सारे आपके क्या होते हैं, वॉइड, लेकिन सारे वॉइड एग्रीमेंट आपके इल्लीगल। एग्रीमेंट विद माइनर इज नॉट एन इल्लीगल एग्रीमेंट। आप माइनर के साथ टॉयज खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, जो मैंने एग्जांपल दी थी, क्या ये इल्लीगल एग्रीमेंट है, बोलो भाई। नो सर। आप किसी अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इल्लीगल एग्रीमेंट है, नो सर। नहीं जी इल्लीगल नहीं है, लेकिन क्या वॉइड है, बोलो भाई वॉइड है। यस सर। देखो वॉइड एग्रीमेंट का क्या मतलब है, जिसको आप कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकते। तुमने माइनर, मैं माइनर हूं, तुमने मुझसे एक एग्रीमेंट किया,
तुमने कहा कि भाई मैंने आपको ऑफर दी, मैंने बीइंग द माइनर आपको ऑफर दी कि आप अपनी गाड़ी मुझे 20 लाख रुपए भेज दें, ठीक है ना, आपने एग्री कर लिए, 4 दिन के बाद मैं पलट गया, मैं अब नहीं ले रहा अपनी गाड़ी, क्या आप मुझ पे केस फाइल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नॉट। तो इसको मैं क्या, इस एग्रीमेंट को क्या कहूंगा मैं? इसको क्या कहूंगा? वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट आपका क्या है? वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि माइनर के साथ आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते। मैंने आपको एक ऑफर दी कि भाई आपके पास अभी पैसों की कमी है, मैं आपको एक काम करता हूं, आपकी फीस मैं पे कर देता हूं, ठीक है। कंसिडरेशन वन वे है, आपकी तरफ से कोई कंसिडरेशन आ रही है? नहीं आ रही है। तो ये जो एग्रीमेंट है जिसमें वन वे कंसिडरेशन है, इज दिस अ वैलिड एग्रीमेंट और अ वॉइड एग्रीमेंट? अगर मैं ये काम नहीं करता तो क्या आप इसको कोर्ट में लेके जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज अ वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है? विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। उमेर, अफर्म रिजेक्ट का मतलब ये होता है कि या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म कर दूं कि हाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट में रहना चाहता हूं, रिजेक्ट का मतलब ये होता है कि नहीं भाई मुझे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना चाहता, जो चीजें हमारी ट्रांजेक्शन होती है उसको रिस्टोर कर दें। यानी इनकी एग्जांपल मैंने दी थी अभी 1.5 करोड़ रुपए की, तो ये कहेंगे भाई मुझसे कि आप घर वापस कर दो, मैं आपको 1.5 करोड़ रुपए वापस कर देता हूँ। क्लियर है? तो आपके तमाम इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? लेकिन तमाम वाइड एग्रीमेंट्स इलीगल नहीं होते, याद रहेगी ये बात। क्लियर है? आखिरी वाला एक और ये वाली जगह आ रही है ना? आ रही है भाई, आ रही है। मैं कहा यार इधर रास्ते से ना निकल जाए। अच्छा जी, एक और टर्म, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक और टर्म की बात कर रहे हैं हम, वो क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या चीज होती है भाई? वॉइड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, वॉइड एग्रीमेंट पढ़ लिया, इलीगल। अब ये क्या है भाई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? क्या लगता है क्या होगा? लिखो इस पे, ceases to be enforceable by law परेशानी तो नहीं होनी है? समझ आ रही है वाली बात? अब जरा पहले एग्जाम्पल सुनो। मैंने, आपका नाम क्या है? अबू बकर। मैंने आपके साथ कांटेक्ट किया, ठीक है, आप एक बहुत जबरदस्त किस्म के सिंगर हैं, मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि आप मेरे कॉलेज के फंक्शन में आएंगे और कॉन्सर्ट आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब कोरोना हो गया आपको एकदम से, तो क्या आप परफॉर्म कर सकते हैं? बोलो। नहीं कर सकते। मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था जब आपने बना था, ठीक है ना, वॉइड एग्रीमेंट तो नहीं था। तो जब वॉइड एग्रीमेंट नहीं था तो मेरा और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं आपने परफॉर्म करना है, मैंने आपको 10 लाख रुपए देने हैं। क्लियर है? तो ये 10 लाख रुपए जो देने हैं, अब ये बिल्कुल वॉलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बट अब आपको कोरोना की वबा आई हुई थी, आपको कोरोना हो गया, 14 दिन के लिए आप क्वारंटीन हो गए, मेरे कॉलेज का फंक्शन में आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो क्या आपकी कोई गलती थी? आप परफॉर्मेंस दे सकते हो अभी इसमें? नहीं दे सकते। तो ऐसे तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में क्या हो, शुरू में बोलो भाई, बोलो क्या होंगे? शुरू में वैलिड हो, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस वो अपनी इन्फोर्सिबिलिटी खो दें, उसको हम क्या कहते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक और एग्जांपल लो। आपका नाम क्या है? मास। आप समझ लो राहत फतेह अली खान हो, ठीक है। इंडिया में मैं एक प्रोड्यूसर हूं, एक वो हूं, मैंने आपको हायर किया कि भाई इंडिया में आपकी डिमांड बहुत है, ठीक है, आप एक काम करें, हमारे यहाँ सिंगिंग के लिए आए, हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, ठीक है, 15 दिन का आपने हमारे साथ पूरा रोड शो करना है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपको मैंने 10 लाख रुपए एडवांस भी दे दिए,
क्लियर है? यहां तक क्लियर हो भाई? देखो एग्जाम्पल में समझोगे आसानी होगी। इंडिया पाकिस्तान के हालात खराब हो गए, जंग हो गई, अब ये माज भाई साहब आ सकते हैं मेरे पास, ठीक है? अब ये अच्छा, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट इससे बनाया था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, देयर इज एन ऑफर टू मास, देयर इज एन ऑफर टू राहत अली, देयर इज एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम राहत अली, एंड देन एडवांस पेमेंट भी हो गई आधी, 10 लाख की एडवांस पेमेंट कर दी। अब जब ये हालात हो गए तो क्या इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हो सकती है? बोलो भाई हाँ या ना में जवाब दो ना। नहीं हो सकती। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस सब्सिक्वेंटली नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ सर्टेन इवेंट, और वो अपनी इन्फोर्सिबिलिटी को खो दें, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ। क्या? विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो किसी भी वजह से, सर्कमस्टांसेस की वजह से अपनी इन्फोर्सिबिलिटी खो दें। ये एग्रीमेंट की एक खासियत ही होती है, ये जब बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होते हैं? वैलिड होते हैं, बट दैट बिकम वॉइड, दैट बिकम वॉइड। बात समझ रही है? यहां तक क्लियर हो भाई? कोई कंफ्यूजन? आखिरी अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जो किसी ना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज का भी जो हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, कि जब तक उसकी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती, जब तक कि उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो जाती। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी जब आप ट्रांसफर करते हैं तो वो जब तक अनइन्फोर्सेबल रहते हैं, जब तक प्रॉपर्टी आप प्रॉपर्ली ट्रांसफर नहीं करते। ऐसे ही होता है, ठीक है? तो ये याद रहेंगी भाई आपको ये सारी टर्म्स। क्विकली इसको एक बार लिख लो अपने बहुत जल्दी से। निकली? अच्छा जी, हाँ भाई तला साहब बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन सी है? हाँ जिसमें एग्री पार्टी के ऊपर ऑप्शन देती है, एग्री पार्टी को या तो अफर्म कर दे या फिर रिफ्यूज कर दे। नंबर 3 है वाइड एग्रीमेंट, इसका मतलब है एग्रीमेंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल बाय लॉ। नंबर 4 है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट्स जो लॉफुल ना हो। illegal। नंबर 5 वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो इम्पॉसिबल हो, वैलिड हो, और जब परफॉर्म करो जब वो कंप्लीट ना हो सके। इस वर्ड को याद रखना है आपने, इन वर्ड्स को, सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय। माज ये वर्डिंग याद होनी चाहिए आपको। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्सिबल बाय one party, which is enforceable at the option of one party but not at the option of other party, is called वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। enforceable at the option of one party but not at the option of other party is a voidable contract। ठीक है? आपने enforceable at the option of one party, ये आपकी पंचिंग लाइन है। void agreement not enforceable by law, voidable contract ceases to be enforceable by law। वर्डिंग आपकी ये की वर्डिंग है। आपके पास कभी भी आपसे पूछा जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, आप उसमें जनरलाइज बातें नहीं करोगे। आपने सबसे पहले क्या लिखना है? कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम वॉइड। ठीक है? और इसमें आपका अगला जुमला आपका नेचुरली आएगा, व्हेन एट स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बट सब्सिक्वेंटली इट बिकम वॉइड, इट बिकम वॉइड। और वॉइड एग्रीमेंट के बारे में एक चीज लिखी जाती है, याद रखना, इसको हम एक कहते हैं वॉइड
एब इनिशो, लिख लो ये अपने पास। वॉइड एब इनिशो क्या मतलब हुआ? जो शुरू से ही वॉइड हो, जो शुरू से ही वॉइड हो, वॉइड एब इनिशो। ये वाइड जो है इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट सीज हो जाता है, इनके अगर कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है तो वो भी फिर रिस्टोर होती है वाइड कॉन्ट्रैक्ट की तरह। रिस्टोर होती है। रिस्टोर का क्या मतलब है? इसके बारे में एक वर्ड आता है, लिख लो अपने पास, रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन, RESTITUITION, रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब है? मैंने 10 लाख रुपए राहत फतेह अली खान को एडवांस दे दिया था, ये रेस्टिट्यूट होंगे, ये वापस आएंगे, ये रेस्टिट्यूशन होगी। ये पढ़ोगे तुम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि भाई इसका क्या होगा, ठीक है। ये नेशनल सवाल आता है कि भाई क्या पैसे दे दिए वापस भी करेंगे नहीं करेंगे? भैया परफॉर्मेंस नहीं थी तो वापस तो करेंगे ना, ऐसा तो नहीं है वो भी खा के बैठ गए। इनकी तो पार्टी हो गई ना, गाया वाया भी कुछ नहीं, 10 लाख रुपए भी जेब में आ गए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है भाई यहाँ तक बातें? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ये आपने बहुत क्लियर समझना है कि वर्डेबल में, अच्छा मेजर मसला कहाँ आता है इसमें, इसमें। और एक टर्म आगे जाके आएगी परफॉर्मेंस में, इसको हम क्या कह रहे हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक टर्म आएगी द कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम वॉइडेबल, दैट बिकम वॉइडेबल। वो क्या होंगे? जो शुरू में वैलिड होंगे, सब्सिक्वेंटली इट बिकम वॉइडेबल। वो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर है? अब जल्दी से इसको हम नोट से पढ़ें। क्लियर हो भाई? कोई कंफ्यूजन इसमें? Classification based on validity. All agreements are contract if they are made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and not hereby declared void. In a nutshell, all agreement with essential elements will become contract. However, if any element will be missing, then it will either be voidable, void or unenforceable. ये बात समझ आ रही है भाइयों? कोई कंफ्यूजन इसमें? Voidable contracts, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties but not at the option of other or other is a voidable contract. इसको जो हाईलाइट किया हुआ है इसको मार्क कर लो। कभी भी एग्जाम में पूछा गया voidable contract क्या होता है, ये जो बोल्ड वर्ड है ना, ये आपने लाजमी अपने क्वेश्चन के अंदर, आंसर के अंदर लिखने हैं। आप जनरलाइज बातें वहां पे नहीं लिखोगे। Consent is said to be free when it is not caused by caution, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. ठीक है भाई, मास क्लियर हो रही है बात? ठीक है। Void agreements, agreement not enforceable by law is a void agreement. It is destitute of legal effect altogether. Void agreements are, highlight करो, void ab initio, that is from beginning. Under Contract Act section 24 to section 30C cover the topic of void agreement. ये हम पढ़ेंगे, जी हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे, एज अ सेपरेट चैप्टर। क्लियर है भाइयों यहाँ पे? void contract, a contract which is ceases to be enforceable by law become void when it ceases to be enforceable by law. It is not void ab initio but it may be valid and binding on the parties at the time of contract. इसको थोड़ा हाईलाइट कर लो। It is not void ab initio but it may be valid and binding on the parties at the time of कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जिस वक्त आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है उस वक्त वैलिड भी होता है और बाइंडिंग भी होता है। ये सब्सिक्वेंटली क्या होता है? सीजेस टू बी इनफोर्सेबल है। सब्सिक्वेंटली सीजेस टू बी इनफोर्सेबल है। ए मेड एन एग्रीमेंट टू इंपोर्ट सर्टेन सप्लाई फ्रॉम इंडिया इन केस वॉर ब्रेक आउट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। एक्स ऑफर टू मैरी वाई, एक्स ने क्या किया भाई? वाई को मैरी से शादी करने की नहीं हुई, वाई को शादी के लिए प्रपोज किया। वाई एक्सेप्ट एक्स ऑफर लेटर ऑन, बेचारी जो है ना, अभी इसमें बेचारी को बेचारा नहीं पता कौन किसने ऑफर दी और कौन गया, लेकिन वाई बेचारी दुनिया से चली गई। दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बट बिकम वॉइड ऑन द डेथ ऑफ। ठीक है भाई, अब मुझसे आप कनेक्शन तो नहीं बना सकते ना, ऊपर से रूहानी कनेक्शन तो नहीं बन सकता इसमें। illegal agreements, agreement which are against the legal law of the country, either criminal or immoral, are illegal agreement. It is pertinent to differentiate that illegal agreements are void agreement
बट नॉट नेसेसरी ऑल वाइड एग्रीमेंट्स आर इलीगल। बात क्लियर है, ये मैंने भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी की है। अहमद अग्री टू पे जमाल 10,000 100,000 रुपीज इफ जमाल विल किल Zohaib. Jamal killed Zohaib, but Ahmad refused to pay the amount. Jamaat cannot enforce the contract. बात समझ आ रही है वाली? Unenforceable contract, a contract which cannot be enforceable in a court of law due to some technical defect. Highlight कर लो technical defect को. Or unenforceable contract. Property transaction must be in writing and registered. कार रजिस्ट्रेशन, कार का भी यही होता है ना भाई, जब तक आप उसको प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं बना दोगे तब आने के लिए बात नहीं होती। क्लियर है बात, यहाँ तक क्लियर है भाई? ये सब समझ आ रहे हैं? ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ भैया वो अगर जल्दी से यार बता देते, मैं बोर्ड बना रहा हूँ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है? अब होकर हाँ ठीक है, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल। Mr. A exports something from India. Mr. A exports something from India. A export something from India, ठीक है। Some conflict happens between both countries, so the agreements don't work. ठीक है, the contract become agreement become void contract नहीं है, the contract become void। valid contract जो था वो क्या हो गया? मास कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन जैसे ही कोई मसला हुआ इस तरह का, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? बिकम वॉइड हो गया। क्लियर है? इसको रिवाइज करना है सही से, आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास से पहले रिवाइज जरूर कर लेना। क्लियर है? अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट हमने बेस बात कर ली क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वैलिडिटी। अब हम बात करने जा रहे हैं एज पर फॉर्मेशन। इसमें तीन चीजें लिखी हैं। इसमें कॉजी कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा है इसको ऑन होल्ड कर दो, ऑन होल्ड कर दो। ये हम जब चैप्टर पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे तो वही है ना कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है भाई, कब कभी कुछ नहीं कह सकते भाई, इसको दुनिया जान जो है ना वो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट कहती है। ये इन्होंने पता नहीं हो तो 5 नंबर देने देना। सारे बातें होंगे बच्चों को। हाँ, किसको नहीं आता होगा, लॉ अगर इतने बेसिक भी पढ़ा होगा उसको पता होगा कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कुछ नहीं पूछा था उसने, पूछा कि व्हाट आर कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट और लिस्ट द एग्जांपल जिसमें कंस्ट्रक्टिव 5 नंबर का। तुमने दी थी अटेंड दी थी? मैंने पिछले साल कर दी। अच्छा इस बार नहीं दी तुमने? दी थी पिछली बार जब केस कंबाइन था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्लास ले चुके ऑलरेडी? सर टीएसएस ली। अच्छा ली थी क्लास ली, ठीक है। बट कुछ ना कुछ लोगों को तो आइडिया होगा ना। यस सर। अच्छा भाई, अब अगर क्लियर हो यहाँ तक तो फॉर्मेशन में हम अभी यहाँ सिर्फ 2 बातें करेंगे और बड़ी आसान बातें हैं फॉर्मेशन में। एक है आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं भाई? एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और एक्सप्रेस में आपके ओरल भी आते हैं और रिटन भी आते हैं। पिछली क्लास में एक लड़के ने सवाल किया, सर क्या एग्रीमेंट सारे रिटन होंगे? नहीं जी, ओरल भी हो सकते हैं। कोई एग्जांपल दो अब्दुल्ला। ग्रोसरी लिख के कर दे हो क्या? हर बार अम्मी जान पर्चा नहीं लिख के देती। आप गए उनसे बोला भाई मुझे 5 आइसक्रीम दे दो, उन्हें 5 आइसक्रीम लाके दे देनी आपको। जरूरी है लिख के दोगे? नहीं है ना। एग्जाम्पल दो अब्दुल्ला। रेस्टोरेंट, ये सब किसकी एग्जाम्पल है? ये अभी ओरल की एग्जाम्पल है। और ट्रैवलिंग ओरल नहीं होता, ट्रैवलिंग में कुछ और भी होता है उसमें, मैं बताता हूँ अभी। बस में जाता है हाँ, बोल के जाएगी ना, वो इम्प्लाइड में आ जाता है। ठीक है, हाँ गाड़ी खरीदनी है, बोलोगे ऑफर दोगे, ठीक है, सेल और परचेज के एग्रीमेंट। कोई भी चीज बेचोगे या खरीदोगे तो बोल के खरीदोगे ना, ऐसा तो नहीं है ना कि बगैर बोले हो जाएगा सौदा।
ठीक है यार, अभी नॉर्मल बातें हो रही है, नॉर्मल बातें हो रही है, ठीक है ना, लॉफुल बातें हो रही है, कानूनी लोग हैं भाई हम लोग, गनवन दिखाने की बातें नहीं करो अभी यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये सब ओरल आप बोल के करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये ओरल के साथ रिटन भी हो। अब बकरीद आती है, गाय खरीदने जाते हो का स्टैंप पेपर पे साइन लेते हो, उससे नहीं होता ना, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्रीमेंट्स आपके रिटन होंगे, मसलन आप कंपनी के साथ जब डीलिंग करते हो तो क्या एग्रीमेंट होगा, रिटन होगा या ऐसी ओरल होगा? आमतौर पे कंपनी के साथ एग्रीमेंट रिटन होंगे। कंपनी से मैंने सौदा किया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट लेबर में प्रोवाइड करूंगा आपको। कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होती है? आपकी कंपनी को जरूरत है लेबर की, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा, लेबर अरेंज करके उनकी ट्रेनिंग कराना सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं कंपनी से क्या करूंगा, कंपनी कहेगी कि ठीक है हम आपको एक्स अमाउंट देंगे, ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट देंगे, उस अमाउंट के अगेंस्ट में आप क्या सर्विस दोगे उन्हें? लेबर प्रोवाइड करना, उनको मैनेज करना, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट आप आमतौर पे कैसे करते हो? रिटन करते हो। आप लिखते हो एग्रीमेंट के अंदर कि क्या करोगे, क्या क्या आपकी जिम्मेदारी है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बात समझ रही है? आप किसी भी चीज का सप्लाई करते हो, देखो आपने अभी जब सिस्टम पढ़ोगे तो आप देखते होगे एक डॉक्यूमेंट किया जाता है जिसको कहा जाता है परचेज ऑर्डर। पढ़े? परचेज ऑर्डर क्या होता है? मेरी एक कंपनी है, मैं तलहा को एक परचेज ऑर्डर दे रहा हूं। परचेज ऑर्डर क्या चीज है? मेरी तरफ से एक ऑर्डर है कि भाई ये आप सप्लाई करेंगे इस अमाउंट पे। इट्स अ वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये परचेज ऑर्डर क्या बता रहा है कि आपका एग्रीमेंट जो है उसकी फॉर्मेशन कैसी है? एक्सप्रेस है, रिटन है। बात समझ आ रही है? क्लियर है बात? क्या तक क्लियर हो? तो आपको ओरल भी समझ आ रहा है और रिटन भी समझ आ रहा है। अब आ जाए जरा इम्प्लाइड के ऊपर। पब्लिक रूट पे बस चल रही है, उस पे कंडक्टर खड़ा हो नहीं खड़ा हो, आप उसके अंदर बैठ जाते हैं। जैसे ही आप उसके अंदर एंटर होते हैं तो आपको कॉन्टेक्ट हो जाता है। हाँ या ना? बोलो ना, बोलना जरूरी है। हो जाता नहीं होता? मास हो जाता है। अब क्या मतलब है इसका? आपने उसको पैसे देने हैं क्योंकि आप ऑलरेडी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये बगैर बोले हो जाता है, बगैर रिटर्न हो जाता है। तो दिस इज द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? आप एयरपोर्ट पे उतरे, एक कुली ने आपका सामान पिक किया, अपने पास रखा, आपको टैक्सी तक छोड़ा, आपका उससे कॉन्टेक्ट हुआ, कोई बोला, आपने ऑफर दी, एक्सेप्टेंस मुंह से बोल के हुई, ठीक है, तो वो आपके दरमियान इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर हो रही है बातें भाइयों? ये सारी बातें ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी। एम्प्लॉयड की एग्जांपल, रिटन की एग्जांपल, ओरल की एग्जांपल। तो नटशेल में मैं अगर बात करूं तो एग्रीमेंट कैन बी ओरल, रिटन एंड इट कैन बी इम्प्लाइड। अगर ओरल और रिटन होगा तो मैं उसको क्या कहूंगा? एक्सप्रेस। और अगर इम्प्लाइड होगा तो वो आपका ओरल या रिटन नहीं होगा, वो बाय कंडक्ट हो रहा होगा, बाय कंडक्ट हो रहा होगा। लिख लो अपने पास, ये बाय कंडक्ट हो रहा होगा। ठीक है भाइयों? क्लियर है यहाँ तक?